हेलो फ्रेंड, आज हम लोग जो है सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट करने वाले हैं जेबी गुप्ता में। तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन जिन भी कैंडिडेट को पूरा सॉल्यूशन करना है जेबी गुप्ता को, ठीक है, नेक्स्ट लेवल में अगर सॉल्यूशन करना है, नेक्स्ट लेवल में क्या है कि हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, यानी लेटेस्ट जो एमसीक्यू डिज़ाइन होता है वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट लेवल में। ठीक है, तो जो जिनको भी पूरा पार्ट अगर देखना होगा जेबी गुप्ता को, तो ईजिली जो है आपको ये फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर यहाँ पे दिया गया है। ईजिली जो है आपको इस नंबर पे जो है इतना अमाउंट जो है पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट जो है आपको इस पर व्हाट्सएप कर देना है और उसके बाद अपना नाम सेंड करना है। उसके बाद आपको पूरा का पूरा लेक्चर जो है मिल जाएगा। इजीली आप देख सकते हो, ये किसी भी एग्जाम के लिए जेबी गुप्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। वीडियो का जो वैलिडिटी होगा वो आपका लाइफ टाइम होगा, मतलब आपको सिर्फ एक ही बार परचेज करना है, उसके बाद आप कभी भी देख सकते हो। ठीक है, इसके रिगार्डिंग और भी कोई आपका डाउट होगा तो मैंने एक लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो उस लिंक के थ्रू आप वीडियो देख लीजिएगा। लगभग 17 मिनट का वीडियो है जिसमें पेड कोर्स के लेके जो है बनाया गया है। वीडियो कैसे मिलेगा, क्या चीज़ है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। 17 मिनट का वीडियो है, उसमें आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट लेवल है। थोड़ा सा यहाँ पे जेबी गुप्ता आपने सॉल्यूशन किया होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है। कैसे नेक्स्ट लेवल काम करेगा अभी आपको पता चल जाएगा। तो जिनको भी लेना होगा पूरा का पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। वैलिडिटी लाइफ टाइम है। बाकी और भी जो भी आपका डाउट होगा तो मैंने बताया थी, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है वीडियो का, वहाँ से जाके जो है आप पूरा का पूरा चेक कर सकते हैं जो भी आपका मन में डाउट हो। अगर आपके मन का डाउट नहीं मिलता है मतलब, तो आप इजीली जो है कांटेक्ट कर सकते हैं 83 540 37 526 पे। ठीक है, तो आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अल्टरनेटर ऑपरेट ऑन प्रिंसिपल, यहाँ पे पूछा गया अल्टरनेटर जो होता है ये किस प्रिंसिपल पे आपका ऑपरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका इजली, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। अल्टरनेटर में देखो होता क्या है, अल्टरनेटर जो है आपका बिजली बना के देता है। नॉर्मली जो है हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं 11 केवी का, और एडवांस कंट्री में जो है 33 केवी आपका जो है बिजली जनरेट किया जाता है। यहाँ से एमसीक्यू बनता है आपका छोटा सा। तो यहाँ पे होता क्या है, सिंपली जो है हम लोग एक रोटेटिंग फील्ड टाइप का यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, और हमारा यहाँ पे आर्मेचर जो होता है वो स्टेशनरी कंडीशन में होता है। ठीक है, हम दोनों को किसी को भी जो है एक को मूव करा सकते हैं और एक को स्टैटिक करा के बिजली हम लोग बना सकते हैं। तो इसलिए आर्मेचर में, ये अल्टरनेटर में जो है हम लोग रिवॉल्विंग फील्ड टाइप ही यूज़ करते हैं। इसके पीछे बहुत सारे एडवांटेज हैं, अभी आगे आपको पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो है अल्टरनेटर में हम लोग फील्ड को क्या कराते हैं, मूव कराते हैं, और जो आर्मेचर होता है आपका वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में होता है, मतलब स्थिर कंडीशन में होता है। वही अगर हम डीसी जनरेटर की हम बात कर लेते हैं तो सेम आपका वही चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है आपका जो यहाँ पे जो है ये आपका, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका स्टेशनरी कंडीशन में होता है, और यहाँ पे जो कंडक्टर होता है वो आपका मूव करता है। ठीक है, कंडक्टर का मतलब यहाँ पे जो आर्मेचर होता है वो आपका मूव करता है। तो हमें वहाँ पे जो है कम्यूटेटर के थ्रू जो है हमें यहाँ पे प्रोड्यूस तो आपका एसी होता है, लेकिन कम्यूटेटर के थ्रू जो हमें क्या मिलता है, आउटपुट पे डीसी मिलता है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है आपका। ठीक है, यहाँ पे जो फील्ड होता है वो आपका रोटेटिंग टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पे जो फील्ड है वो रोटेटिंग टाइप का होता है, और यहाँ पे जो है डीसी जनरेटर में, यहाँ पे डीसी जनरेटर में जो फील्ड होता है वो आपका स्टेशनरी कंडीशन में होता है। बस ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। हालांकि हम लोग अल्टरनेटर को जो है हम लोग स्टेशनरी फील्ड भी बना सकते हैं और आर्मेचर को भी रोटेटिंग बना सकते हैं हम लोग, लेकिन ये जो है बहुत ही स्मॉल रेटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब स्मॉल रेटिंग के लिए अल्टरनेटर के लिए हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं आपका। रोटेटिंग अगर आर्मेचर डिज़ाइन करना चाहते हो तो अभी उसको आगे अभी क्वेश्चन मिलेगा, नेक्स्ट लेवल अभी आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उस पर मैं डिस्कस करूँगा। सेल्फ इंडक्शन जो होता है आपका, चोक जो होता है आपका सेल्फ इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन पे आपका जो है ट्रांसफार्मर काम करता है। तो ये छोटे मोटे यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं। ठीक है, तो अभी देखो रोटेटिंग आर्मेचर टाइप, रोटेटिंग फील्ड टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और बनाए भी जा सकते हैं इजीली, मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। इन ए सिंक्रोनस मशीन इफ द फील्ड फ्लक्स एक्सिस जो है अगर आगे है
आर्मेचर के फील्ड फ्लक्स एक्सिस से और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है सेम है, तो मशीन किस चीज़ पे ऑपरेट करेगा? तो यहाँ पे सिंपली जो है आपका फील्ड फ्लक्स एक्सिस जो है अभी क्या है आपका, फील्ड फ्लक्स एक्सिस कहीं ना कहीं आगे है आपका आर्मेचर एक्सिस से। तो सिंपली ये जो है आपका सिंक्रोनस जनरेटर के जैसे काम करेगा, मीन्स अल्टरनेटर के जैसे। होता क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फील्ड होता है यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग 110 वोल्ट से लेके लगभग 220 वोल्ट तक डीसी यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सप्लाई पहले कहाँ पे कनेक्ट किया, अभी हम लोगों ने रोटर पे हमने किया गया है, पहले सप्लाई जो है रोटर पे दिया हुआ है। ठीक है, डीसी सप्लाई देते हैं यहाँ पे, 2 स्लिप रिंग यूज़ होता है आपका। ठीक है, 2 स्लिप रिंग के थ्रू हम यहाँ पे 110 वोल्ट से लेके 220 वोल्ट तक का जो है हम लोग डीसी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे फील्ड पे क्या किया है, सप्लाई को मतलब जो सप्लाई है उसको हमने अप्लाइड किया हुआ है फील्ड पे। ठीक है, उसके बाद इसको घुमाएंगे, यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, यहाँ पे साउथ बनेगा। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ फील्ड होगा और ये आर्मेचर यहाँ पे होगा, आर्मेचर में रखे जो कंडक्टर होंगे उनको जाके लिंक करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मेन यहाँ पे बस आपको ये सोचना है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे सप्लाई कहाँ पे अप्लाई किया है, फील्ड पे अप्लाई किया है, यानी फील्ड फ्लक्स पे हमने जो है अप्लाई किया है सप्लाई। तो ये इसकी जो एक्सिस होगी कहीं ना कहीं आगे होगी। उसके बाद जब हम इसको मूव कराएंगे तो आर्मेचर में रखे कंडक्टर को क्या करेगा, जाके लिंक करेगा, EMF इंड्यूस होगा फैराडेज लॉ से, तो जाके वहाँ पे करंट फ्लो होगी, तब तो जाके वहाँ पे जब करंट फ्लो होगी तब तो जाके वहाँ पे उसका आर्मेचर का खुद का फ्लक्स सेटअप होगा ना। तो ये अभी क्या हो रहा है, कुछ टाइम बाद आ रहा है। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद आने का मतलब कि जो आर्मेचर का फ्लक्स है वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि अभी हमने सप्लाई तो फील्ड पे दिया ना, तो फील्ड क्या होगा, एक तरीके से लीडिंग के तरीके काम करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका लीडिंग भी बोला जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाया जा सकता है बन सकता है, मीन्स कंफ्यूजन कर सकते हैं आपको। तो यहाँ पे आपको सिंपली पूछ लेगा कि फील्ड फ्लक्स की जो एक्सिस है अगर वो लीडिंग कंडीशन में है तो वो कौन सी मशीन पे काम करेगा। तो यहाँ पे जो है सिंक्रोनस जनरेटर के तरीके काम करेगा, या फिर बोल सकते हो कि अल्टरनेटर के तरीके काम कर सकता है, करेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपने समझ लिया होगा कि फील्ड फ्लक्स एक्सिस जो होता है वो आगे चलता है, आर्मेचर फील्ड फ्लक्स एक्सिस है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंक्रोनस जनरेटर या फिर अल्टरनेटर। लेकिन वही अगर हम मोटर का कंडीशन देखते हैं तो मोटर में क्या होता है कि अगर इसी को हमें मोटर बनाना होता है तो 3 फेज यहाँ पे पहले अब सप्लाई कहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं, आर्मेचर पे। तो अब हम यहाँ पे जो सप्लाई सबसे पहले आर्मेचर पे कनेक्ट किया हुआ है तो करंट आर्मेचर में फ्लो होगी, उसके बाद उसका फ्लक्स सेटअप होगा, यानी आर्मेचर का जो फ्लक्स होगा वो पहले आएगा, मतलब लीडिंग करेगा। उसके बाद जो है आपका रोटर का जो मतलब सिंक्रोनस मोटर में इसको जो है सेल्फ स्टार्ट तो होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पर हाफ साइकिल में क्या होता है आपका नॉर्थ और साउथ चेंज करता रहता है, और इसकी पोलैरिटी तो नॉर्थ और साउथ फिक्स होती है ना, तो कभी यहाँ पे नॉर्थ बनेगा और कभी यहाँ पे साउथ बनेगा। ठीक है, पर हाफ साइकिल में तो ये इसको कभी अट्रैक्शन करेगा कभी रिपल्सन करेगा, जिससे ये मूव नहीं कर पाएगा ना। इसका इनर्सिया भी उतना एक तो इनर्सिया भी होता है जिसके वजह से उतना स्ट्रेस नहीं मिल पाएगा इसको मूव करने के लिए। ठीक है, तो ये मूव नहीं कर पाएगा। तो उसके पीछे अलग जो है सिंक्रोनस मोटर आएगा तो मैं बता दूंगा पूरा चीज़ें। ठीक है, जितना भी पावर फैक्टर है, आर्मेचर रिएक्शन है, सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है अलग सेपरेट वीडियो बना के आपको समझाया गया है। ठीक है, जब आप पेड कोर्स लीजिएगा तो उसमें पूरा पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर में सबसे पहले आर्मेचर की एक्सिस आएगी, क्योंकि 3 फेज आपने सप्लाई दिया है तो आर्मेचर में करंट फ्लो होगी। जब आर्मेचर में करंट फ्लो होगा तो उसका खुद का फ्लक्स सेटअप होगा। तो आर्मेचर फ्लक्स पहले आएगा हमारा फील्ड फ्लक्स से। ठीक है, तो उस कंडीशन हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका सिंक्रोनस मोटर है। ठीक है, तो इस कंडीशन में लीडिंग लैगिंग दे के आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर हमारा फील्ड फ्लक्स एक्सिस जो है लीडिंग कंडीशन में है तो कौन सा मशीन पे ऑपरेट होगा, तो अल्टरनेटर पे ऑपरेट होगा। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ लेगा कि अगर हमारा आर्मेचर फ्लक्स जो है लैगिंग कंडीशन में है तो कौन सा मशीन काम करेगा, तो ये अल्टरनेटर हुआ। ठीक है, अगर मतलब कुल मिला के इसको लीडिंग का नाम दे देना और इसको लैगिंग का नाम दे देना। ठीक है, ये नए नए क्वेश्चन इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। आई थिंक आप दूसरा क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है द आर्मेचर ऑफ अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का जो आर्मेचर होता है वो कैसा होता है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे नेक्स्ट लेवल अब यहाँ से कनेक्ट होगा आपका। तो आर्मेचर जो होता है ऑफ एन अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का हम लोग आर्मेचर कैसा बनाते हैं। तो हम लोग एक तो हमें पता है कि आर्मेचर जो होता है स्टेशनरी कंडीशन होता है। ठीक है, तो ये आपका स्टेशनरी मेंबर है
और डी वाला अगर ऑप्शन देखते हो, कंसिस्ट ऑफ द वाइंडिंग इनटू द विच करंट इज इंड्यूस, तो मे बी दोनों में बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेंबर वाली बात बोल रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अल्टरनेटर में जो आर्मेचर हो स्टेशनरी ही हो, है कि नहीं, हम लोग मूविंग भी तो बना सकते हैं ना। तो इस वजह से ये जो कंडीशन है वो आपका गलत होगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन इसलिए सही होगा। देखो आर्मेचर को हम लोग मेनली डिजाइन क्यों करते हो, सिंपल सी बात है, आर्मेचर में ही हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ईएमएफ इंड्यूस आर्मेचर ही में तो चाहिए ना। अगर आप डीसी जनरेटर भी देखते हो तो ये आपका नॉर्थ पोल होता है और ये आपका साउथ पोल होता है। आर्मेचर को हम लोग क्या कराते हैं, घुमाते हैं, तो भी तो वहाँ पे आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट फ्लो होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, आर्मेचर में ही हमें यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ कराना होता है, ठीक है। तो अल्टरनेटर के भी केस में क्या चीज़ है, आपका आर्मेचर ही में तो ईएमएफ इंड्यूस कराना है ना। तो ईएमएफ इंड्यूस कब होगा, जब हमारा नंबर ऑफ कंडक्टर हो और फ्लक्स क्या हो उस पर लिंक करे, तभी तो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा ना। तो इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन देखो ज़्यादा यहाँ पे सुटेबल होगा ना। कंसिस्ट ऑफ द वाइंडिंग, मतलब कि हम वहाँ पे क्या करेंगे, वाइंडिंग को प्लेस करते हैं और करंट जो होता है वो इंड्यूस होता है, ठीक है। इस वजह से डी ऑप्शन सही है भाई, ठीक है। आप पहले ऑप्शन पे कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही मतलब ये कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आर्मेचर नॉर्मली अल्टरनेटर के लिए तो स्टेशनरी ही मेंबर होता है। बट यहाँ पे रीजन मैंने बता दिया ना कि कुल मिला के ईएमएफ हमें आर्मेचर में ही लेना होता है, ठीक है। इस वजह से ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, डी वाला ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे जो एडवांटेज निकल के आता है आपका, स्टेशनरी आर्मेचर हम लोग क्यों डिजाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ से चलो अब क्वेश्चन जो बनता है उसको देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, आई थिंक नया भी आपको मिलेगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कोई बताता भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मली लोग सॉल्यूशन करा देते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो अपनी इंडिया में क्या होता है, अपनी इंडिया में जो है हम लोग जनरेशन कितना पे करते हैं, 11 के बी पे जो है बिजली प्रोड्यूस करते हैं। और एडवांस कंट्री में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे कितना और प्रोड्यूस होता है आपका, 33 के बी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक रेंज लेके चलते हैं तो मतलब सिंपल सी बात है कि अल्टरनेटर से हम लोग 11 से लेकर 33 के बी तक बिजली प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मली, ठीक है। इंडिया में आपका ज़्यादातर 11 के बी पे ही मतलब होता है, और अगर आप एडवांस कंट्री में जाते हो तो 33 के बी तक भी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 33 के बी के लिए जो करेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो 10 किलो एम्पियर होती है, ठीक है, 10 किलो एम्पियर होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि लगभग जो है 3.5 किलो एम्पियर तक होती है, ठीक है। तो 11 के बी के लिए अपने इंडिया में जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो कितना है, 3.5 किलो एम्पियर। और अगर आप 33 के बी के लिए डिज़ाइन करो तो मैक्सिमम हम लोग कितना यूज़ करते हैं, 10 किलो एम्पियर तक करंट होती है। अब सारा यहाँ पे जो डिज़ाइन होता है ना, स्टैंडर्ड लेवल में टोटल जो डिज़ाइन किया जाता है अल्टरनेटर का वो इसी को देख के किया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर 33 के भी स्टैंडर्ड रेटिंग को ही देख के हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखो एडवांटेज थोड़ा सा देख लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। और देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन मैं बनाने वाला हूँ। एडवांटेज जो है अभी यहाँ का आपको यहाँ पे देखना है, एडवांटेज स्टेशनरी आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो आर्मेचर को अभी स्टेशनरी बनाने के पीछे एडवांटेज क्या क्या है, चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो एडवांटेज आता है, यहाँ पे 10 के बी जो करंट, देखो यहाँ पे करंट काफ़ी ज़्यादा होती है ना, 33 के बी और 10 किलो एम्पियर का जो करंट हमें मिलता है। इस कंडीशन में देखो अगर हम आर्मेचर को स्टेशनरी कंडीशन में रखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है स्लिप रिंग और कोई ब्रशेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रशेस और स्लिपरिंग और ब्रशेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, पैसा बचेगा, ठीक है। तो अल्टरनेटर को डिज़ाइन करने में जो हमारा कॉस्ट आएगा वो क्या आएगा, बहुत ज़्यादा कम आ जाएगा। तो एक हमारे लिए क्या है, ये आपका एडवांटेज ही तो है। लेकिन यहाँ पे देखो अभी आप बोलोगे कि जो रोटेटिंग फील्ड होता है, अभी हम लोग रोटेटिंग फील्ड में हम लोगों को वहाँ पे क्या, वहाँ पे स्लिपरिंग और ब्रशेस का जो रिक्वायरमेंट होता है, क्या वहाँ पे नहीं खर्चा आता है। तो देखो सिंपली होता क्या है, यहाँ पे जो वोल्टेज होता है ना 110 से लेकर 250 तक वोल्टेज ही हम लोग डीसी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, 2 स्लिपरिंग यूज़ होता है। तो यार सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो वोल्टेज की रेटिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट भी तो काफ़ी ज़्यादा कम होगी ना, तो खर्चा भी हमें कम से कम लगेगा। तो बस ये सिंपल से यही टेक्निक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रोटेटिंग फील्ड होता है, मतलब फील्ड जो रोटेटिंग होता है ना, उसका वोल्टेज का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम होने के वजह से वहाँ पे क्या होता है 110 से लेके लगभग 440 वोल्टेज तक डिज़ाइन होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड रेटिंग जो है इसका 110 वोल्टेज से लेके 440 वोल्टेज। ये आपका एमसीक्यू में बन सकता है, पूछा जा सकता है कि कितना फील्ड पे हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। तो 110 वोल्ट से लेके 440 वोल्ट डीसी अप्लाई करते, डीसी जो है अप्लाई देते हैं।
जिसमें आपका 2 स्लिप रिंग यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे वोल्टेज की जो रेटिंग होती है ना, रोटेटिंग फील्ड टाइम में जो वोल्टेज होता है वो काफ़ी कम होता है ना, इस वजह से यहाँ पे स्लिप रिंग और ब्रशेस के बीच का जो स्पार्किंग का जो चांसेज होता है वो आपका कम होता है। लेकिन अल्टरनेटर को अगर आप रोटेटिंग बना देते हो तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, 33 केवी और 10 किलो एम्पियर। अगर उस कंडीशन में अगर स्लिप रिंग ब्रशेज यूज़ करोगे तो सोच लो 33 केवी और 10 किलो एम्पियर पे कितना ज़्यादा स्पार्किंग होगा, ठीक है। तो इसलिए अल्टरनेटर में जो आर्मेचर होता है ना, उसको हम स्टेशनरी ही रखते हैं। लेकिन फील्ड में देखो अभी हम लोग ने रोटेटिंग बनाया तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज रेटिंग काफ़ी कम है ना वहाँ पे। तो पहला एडवांटेज आपका ये निकल के आता है। दूसरा एडवांटेज ये आता है ना कि देखो अल्टरनेटर को आप स्टेशनरी कंडीशन में रख रहे हो, तो अगर कोई चीज़ स्टेशनरी कंडीशन में है तो उसके साइज़ को हम आराम से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई मैकेनिकल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कोई रिक्वायरमेंट तो होगा नहीं भाई, ठीक है। कोई भी अगर मूवेबल पार्ट है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ध्यान देना होता है कि वो अपने एक्सिस से इधर उधर डिस्टर्बेंस ना हो, उस पर स्ट्रेस कम से कम हो। तो जो भी पार्ट अगर मूव करे ना तो उसमें प्रॉब्लम आती है। लेकिन यहाँ पे अल्टरनेटर में आर्मेचर अगर स्टेशनरी कंडीशन में है तो हम इसके साइज़ को क्या कर सकते हैं, बिना किसी स्ट्रेस के बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस साइज़ को अगर बढ़ा ले रहे हो तो सिंपल सी बात है, इसमें हम बहुत सारे एयर डक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एयर डक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंडक्टर यूज़ करते हैं हम लोग, हालो टाइप का कंडक्टर यूज़ किया जाता है। एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आर्मेचर में जो है आपका अल्टरनेटर के केस में हालो टाइप कंडक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आर्मेचर को अगर आप स्थिर अवस्था में रख के मतलब स्थिर अवस्था में है तो ईजिली आप साइज बढ़ा सकते हो, और साइज बढ़ा के क्या कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे एयर डक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो, जिसकी वजह से जो हालो कंडक्टर यूज हो रहा है ना उसे आप इजीली कूलिंग कर सकते हो, ठीक है। कूलिंग के लिए यहाँ पे अल्टरनेटर में देखो, यहाँ पे यूपीपीसीएल जेईई के एग्जाम में बहुत सारे एक क्वेश्चन शायद पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कूलिंग के लिए आसूत जल यूज करते हैं, हीलियम यूज करते हैं, हीलियम और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपका हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है। इसके पीछे भी बहुत सारे एडवांटेज है आपके हाइड्रोजन के। तो नॉर्मली जो है बस आपको यहाँ पे हाइड्रोजन ही ध्यान देना है, ठीक है। तो ये इतना जो है कूलिंग पर्पज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगले यहाँ पे एडवांटेज जो निकल के आता है, देखो यहाँ पे जो पोल का जो सिस्टम होता है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये आपका मूवेबल टाइप का होता है, मतलब मूव करता है। तो ये जो सिस्टम होता है काफ़ी हल्का होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, हल्का होता है। अब हल्का होने की वजह से हम क्या होगा, इसको प्राइम मूवर लगा के बहुत तेज़ी से, मतलब इसको बहुत ही फास्ट स्पीड में क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं ना। तो फास्ट स्पीड में जब आप मूव कराइएगा तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस भी काफ़ी अच्छा हम लोगों को मिलेगा। देखो यहाँ पे ईएमएफ जनरेटर का फार्मूला आपने जानते ही होंगे, ईएमएफ बराबर होता है यहाँ पे डीसी जनरेटर का ही फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है। P5ZN/60A होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एन जो है स्पीडी होता है और यहाँ पे ईएमएफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है आपका, जैसे ही स्पीड बढ़ाओगे वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा ना, फैराडे लॉ ऑफ, ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल से, क्योंकि जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा ना, उसकी वजह से उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका ईएमएफ भी तो इंड्यूस होगा ना, N/d∅/dt से, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा, उसकी वजह से ईएमएफ भी इंड्यूस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ईएमएफ बराबर P5Z/60/N से हम इजीली एक रिलेशन यहाँ पे हमको पता ही है कि यहाँ पे जो ईएमएफ होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड पे। तो हमारा जो रोटेटिंग फील्ड होता है वो काफ़ी हल्का डिजाइन होता है, जिससे हम उसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, अपने प्राइम मूवर के थ्रू लगा के काफ़ी अच्छा खासा स्पीड ले सकते हैं ना, जिसकी वजह से ईएमएफ भी हमें क्या हुआ, अच्छा खासा मिल सकता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक एडवांटेज है, और ठीक है, ये मेन एडवांटेज है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर हम रोटर जो है मतलब अगर हमारा डीसी मैग्नेटिक फील्ड जो है रोटर, यहाँ पे 2 स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप आर्मेचर को रोटेटिंग बना देते हो ना, तो उस कंडीशन में 3 फेज है, सपोज मान लो RBY 3 फेज है, तो उस कंडीशन में 3 स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर 3 फेज 4 वायर वाला सिस्टम है RYBN, तो वहाँ पे 4 स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है, यहाँ पे स्लिप रिंग का जो रिक्वायरमेंट है आपका यहाँ से बन सकता है। तो चलो और भी क्वेश्चन मैं बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। तो चलो कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं हम लोग, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, जिनको नोट करना होगा कर लीजिएगा। देखो अभी क्या है ना, अभी हम आर्मेचर को बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
आर्मेचर को अगर हम लोग रोटेटिंग बनाते हैं, ठीक है, आर्मेचर को हम लोग क्या बना रहे हैं, अभी रोटेटिंग बना रहे हैं। तो अभी आप आर्मेचर को रोटेटिंग बनाना चाह रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे कूलिंग में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। कूलिंग क्या होगा, यहाँ पे कूलिंग का जो रिक्वायरमेंट होगा वो काफ़ी बेकार होगा, ठीक है। बहुत ही मतलब कूलिंग आप इजीली कर ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि अल्टरनेटर को आप मूविंग बना रहे हो तो साइज को तो बढ़ा पाओगे नहीं, एयर डक्ट भी वहाँ पे नहीं इंड्यूस कर मतलब वहाँ पे प्लेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक तो साइज भी नहीं बढ़ा पाओगे क्योंकि भाई मूवेबल पार्ट में मैंने बताया ना कि स्ट्रेस आपका ज़्यादा हो जाएगा, तो एयर डक्ट आप वहाँ पे नहीं बना सकते हो, कूलिंग की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। रोटर की जो स्पीड होगी ना, यहाँ पे जो रोटर की स्पीड होगी, अगर आर्मेचर को रोटेटिंग बना रहे हो ना तो रोटर की जो स्पीड होगी वो काफ़ी बेकार हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। और रोटेटिंग फील्ड वाले में तो मैंने बताया ना कि उसका जो सिस्टम होता है वो काफ़ी हल्का होता है, जिसकी स्पीड आप मूव करा के जो ईएमएफ होता है, मतलब अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो यह आपका ईएमएफ क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ये एडवांटेज होता है। यहाँ पे देखो स्लिपरिंग जो होता है वो एसी टाइप का स्लिपरिंग यूज़ होता है। एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये आपका उठ सकता है, पूछ लेगा कि अगर हम अल्टरनेटर को डिज़ाइन करते हैं रोटेटिंग आर्मेचर टाइम में तो स्लिपरिंग जो यूज़ होगा वो डीसी होगा या एसी होगा। तो बहुत लोग डीसी ही मार के आएंगे क्योंकि मैक्सिमम एक गलतियां होती हैं, ठीक है, गलतियां होती हैं। तो अगर आर्मेचर रोटेटिंग है ना तो आपके यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एसी स्लिपरिंग यूज़ होगा, एसी स्लिपरिंग यूज़ होगा। और यहाँ पे मैंने बताया था कि RYB 3 फेज़ है, तो यहाँ पे 3 स्लिपरिंग यूज़ होगा। अगर आपका RYB अगर साथ में न्यूट्रल है तो यहाँ पे आपका 4 स्लिपरिंग होगा। तो सोच लो कि इतना स्लिपरिंग का भी जो है मतलब नंबर ऑफ स्लिपरिंग भी बढ़ रहा है ना, तो खर्चा भी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा आपका। और यहाँ पे जो कार्बन ब्रश होता है, कार्बन ब्रशेज होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना कि आपको 33 kV और 10 किलो एम्पियर की करंट होती है, तो उसके वजह से यहाँ पे जो ब्रशेज चाहिए स्पार्किंग काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसके वजह से जो कार्बन ब्रशेज होगा उसका जो साइज़ होगा वो भी हमें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए ना। इस वजह से देखो काफ़ी ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है आपका। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इसके वजह से खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम लोग अभी यहीं पे रोटेटिंग फील्ड टाइप का यूज़ कर लेते हैं ना, मतलब फील्ड को हम लोग क्या करते हैं, रोटेटिंग टाइप बना के देखते हैं, तो इसके वजह से क्या होगा कि जो कूलिंग होगी वो काफ़ी अच्छा होगा। मैंने अभी आपको बताया कूलिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और रोटर की स्पीड तो आपको पता ही है क्योंकि काफ़ी हल्का सिस्टम हो जाएगा, और उसकी वजह से आप इजीली प्राइम मूवर के थ्रू काफ़ी स्पीड से घुमा के एमएफ इंड्यूस ले सकते हो, ठीक है। E बराबर P5ZN 60/A से जितना स्पीड होगा उतना ज़्यादा एमएफ इंड्यूस ले सकते हो। यहाँ पे जो स्लिप रिंग होगा ना, जो फील्ड अगर रोटेटिंग बना रहे हो तो यहाँ पे जो स्लिप रिंग होगा वो डीसी स्लिप रिंग होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कौन सा स्लिप रिंग होगा, डीसी होगा, और यहाँ पे आपको 2 ही स्लिप रिंग की रिक्वायरमेंट होगी, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एसी स्लिप रिंग, अगर आर्मेचर को रोटेटिंग बना रहे हो तो, फील्ड को रोटेटिंग बना रहे हो तो डीसी स्लिप रिंग, और यहाँ पे स्लिप रिंग कितना यूज़ होगा इससे क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पे तो आपका 2 ही स्लिप रिंग यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन का साइज आप इजीली छोटा रख सकते हो क्योंकि वोल्टेज की रेटिंग तो काफ़ी कम होती है ना, यहाँ पे 110 से लेके 440 ही वोल्टेज होता है आपका। तो वोल्टेज कम है तो भाई सिंपल ही बात है, करेंट भी कम होगा, जिसकी वजह से स्पार्किंग के चांसेस क्या होंगे, कम हो गए। तो आई थिंक फ्रेंड आपने यहाँ से देखा कि मैंने बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन बनाया हुआ है। आर्मेचर को रोटेटिंग बनाते हो तो क्या क्वेश्चन बनेगा, फील्ड को रोटेटिंग बनाते हो तो क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों में थोड़ा सा यहाँ पे मतलब नोट्स बना लीजिएगा। तो चलो अब आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है, जस्ट वन सेकंड। इन मॉडर्न अल्टरनेटर द रोटेटिंग पार्ट का होता है। तो मॉडर्न अल्टरनेटर का मतलब वही सिंपल ही है कि आर्मेचर को हम लोग फील्ड रोटेटिंग ही टाइप बनाते हैं, क्योंकि एडवांटेज मैंने बहुत सारे बता दिए आपको यहाँ पे। तो मॉडर्न अल्टरनेटर जो डिज़ाइन किया जाता है इसमें जो रोटेटिंग पार्ट होता है वो आपका फील्ड सिस्टम रोटेटिंग पार्ट होता है, और आर्मेचर जो है वो आपका स्थिर अवस्था में होता है, ठीक है, स्थिर अवस्था में। तो इसके पीछे तो बहुत सारे मैंने फैक्ट बताया हुआ है, क्या एडवांटेज है, क्या क्या क्वेश्चन आपके यहाँ से टीसीएस पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको जानना भी जरूरी है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ कि राजपूत जीबी गुप्ता से क्वेश्चन आएगा, बिकॉज क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, लेकिन ये जो नेक्स्ट लेवल है ना ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो कभी भी पढ़ो तो नेक्स्ट लेवल के अकॉर्डिंग ही पढ़ो, या मुझसे पढ़ो या अपने आप से पढ़ो, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि अगर आप इस लेवल से नहीं पढ़ते हो ना तो कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हो पाएगी ना। तो ये थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा।
तो अभी देखो मॉडर्न अल्टरनेटर जो होता है, अभी मैंने इसका चौथे का हो गया। चलो अभी इसको मिटाता हूँ, आगे हम लोग चलते हैं। 4 क्वेश्चन हो गया आपका। आगे यहाँ पे देखो, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि द करेंट फ्रॉम द स्टेटर ऑफ एन अल्टरनेटर इज टेकन आउट एक्सटर्नल लोड सर्किट थ्रू द। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अल्टरनेटर में जो आपका स्टेटर होता है, स्टेटर का मतलब सिंपल सी बात हो रहा है कि आर्मेचर की ही बात हो रहा है ना, आर्मेचर ही स्टेटर होता है आपका। तो यहाँ पे जो करंट हम लोग लेते हैं ये आपका आर्मेचर है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्टेटर में, अल्टरनेटर के कंडीशन में स्टेटर में जो करंट हम लोग लेते हैं, टेकन आउट द करंट जो लेते हैं एक्सटर्नल लोड के लिए, यहाँ पे लोड आपका रेजिस्टिव होगा, इंडक्टिव भी हो सकता है, या फिर आपका कैपेसिटिव भी होगा। इन लोड की वजह से हमारा पावर फैक्टर भी डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं आर्मेचर रिएक्शन भी वेरी होता है आपका, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किस टाइप का आप लोड यूज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका पावर फैक्टर पे इफेक्ट पड़ता है। तो इसका कॉन्सेप्ट तो मैंने आपका सेपरेट वीडियो में बना के बताया हुआ है, पेड कोर्स आप लीजिएगा तो वहाँ पे पता चल जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखो, मैंने बताया था कि अगर आप आर्मेचर को स्टेशनरी स्थिर अवस्था में रखते हो, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेज हो गए। कोई स्लिप रिंग, कोई कार्बन ब्रशेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो करंट, ये वोल्टेज होता है वो 33 kV और करंट जो होता है 10 किलो एम्पियर होता है। इसकी वजह से कोई सॉलिड कनेक्शन आप यूज़ कर सकते हो। सॉलिड कनेक्शन का मतलब इजीली हमारा स्लिप रिंग और कार्बन ब्रशेस कुछ भी यूज़ नहीं होगा, डायरेक्ट आप वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट आप कनेक्शन लगा के ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड कनेक्शन जो है हम लोग प्रोवाइडेड करते हैं। लेकिन अगर हमारे यही आर्मेचर जो है रोटेटिंग टाइप का अगर बना दिया जाए, तो वहाँ पे हमें स्लिप रिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी और कार्बन ब्रशेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होगा, स्पार्किंग के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से स्लिप रिंग आपको पता ही है कम से कम 3 से 4 यूज़ करना पड़ेगा, और कार्बन ब्रश की साइज़ भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जिससे खर्चा वर्चा क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो सब डिसएडवांटेज की लिस्ट में आता है आपका एक तरीके से। तो यहाँ पे सॉलिड कनेक्शन यूज़ होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर प्लेसिंग द फील्ड ऑन रोटर इन एन अल्टरनेटर। यहाँ पे ये पूछा गया है कि अल्टरनेटर में प्राथमिक कारण क्या है कि हम लोग जो फील्ड प्लेस करते हैं रोटर पे, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये फील्ड हम कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, रोटर ही पे तो कर रहे हैं ना। ये आपका क्या है, रोटर ही है, ये आपका क्या है, रोटर है, और ये आपका क्या है, स्टेटर है। तो इस वाले 6वें वाले क्वेश्चन में आपका यही पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर में प्राइमरी रीज़न क्या है कि हम जो फील्ड है उसको हम रोटर पे लगाते हैं, मतलब। तो इसका प्राइमरी जो रीज़न है वो आपका क्या है भाई, सिंपल सी बात है, बी वाला इसका ऑप्शन सही होगा। क्योंकि यहाँ पे जो है रोटर में जो यहाँ पे लगभग 110 से लेके 440 वोल्ट DC होता है, जो आपका वोल्टेज कम है तो ईजिली करंट कम होगा ना। तो स्पार्किंग के चांसेस भी क्या होंगे आपके, कम होंगे, इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट भी कम होगा, स्लिप रिंग का रिक्वायरमेंट कम होगा, बहुत सारे एडवांटेज होगा ना। एक तो सिस्टम भी हमारा हल्का हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसकी स्पीड को बढ़ा के EMF क्या कर सकते हैं, EMF इंड्यूस भी बढ़ा सकते हैं आपका, ठीक है। EMF बराबर होता है P5ZN 60 पहिए वाला फार्मूला से ही हम बता रहा हूँ, ठीक है, वही फार्मूला से आपका है। तो यहाँ पे देखो, इंसुलेशन ऑफ हाई वोल्टेज मेड इजी ऑन स्टेटर देन ऑन द रोटर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो हाई वोल्टेज होगा, क्योंकि स्टेटर में क्या होगा, स्टेटर में आपका 33 kV 10 किलो वोल्ट है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा ना यार, वोल्टेज ज़्यादा है तो इंसुलेशन भी तो ज़्यादा चाहिए ना। और वही चीज़ रोटर में क्या है, प्राइमरी रीज़न यही होता है कि हमें इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट को देखना होता है ना। यहाँ पे वोल्टेज कम है तो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट कम होगी, जिसकी वजह से हमारा जो पैसा होगा, मतलब जो कास्ट लगेगा डिज़ाइन करने में अल्टरनेटर को, क्या लगेगा, कम से कम लगेगा, और इसमें क्या होगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आएगा। तो यही चीज़ है आपका प्राइमरी जो रीज़न होता है कि हम फील्ड को ज़्यादातर रोटर पे ही प्लेस करते हैं, इंसुलेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज कम होता है ना, इस वजह से आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, 7वें वाले में दिया गया है, इन एन अल्टरनेटर द आर्मेचर वाइंडिंग केप्ट स्टेशनरी। अल्टरनेटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है वो हम स्टेशनरी कंडीशन में रखते हैं, वाइल जबकि फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो केप्ट रोटेटिंग रखते हैं। इसका रीज़न क्या है आपको बताना है आपका, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हम आर्मेचर को जो है नॉर्मली स्टेशनरी बनाते हैं, और फील्ड वाइंडिंग जो है रोटेटिंग पार्ट में होता है। इसका मेनली जो रीज़न होता है ना, देखो यहाँ पे क्या होता है, आर्मेचर हैंडल द वेरी लार्ज करेंट
एंड हाई वोल्टेज, ये आपका सही है, क्योंकि आर्मेचर देखो अगर स्टेशनरी कंडीशन में होगा तो स्लिप रिंग कार्बन ब्रश की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, सॉलिड कंडीशन हम यूज कर सकते हैं ना। तो आर्मेचर क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है वेरी लार्ज करंट। लार्ज करंट का मतलब कितना, 10 किलो एम्पियर तक यूज कर सकता है ना, क्योंकि 33 के भी ही डिजाइन करते हैं, तो उस कंडीशन में जो करंट होती है वो 10 किलो एम्पियर होती है, और वोल्टेज आपका कितना होता है, 33 के भी। तो इस वजह से हम स्टेशनरी जो आर्मेचर होता है इसलिए हम वहाँ पे बनाते हैं, जिसकी वजह से आर्मेचर हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है सॉलिड कनेक्शन होता है, कोई स्लिपरिंग ये सब की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। ठीक है, ये पहला एडवांटेज है। दूसरा क्या है कि स्टेशनरी आर्मेचर बना रहे हो तो इजीली साइज आप बढ़ा के उसमें बहुत सारे एयर डक्ट इंड्यूस कर सकते हो, जिसकी वजह से आसूस जल, हीलियम और आपका हाइड्रोजन कूलिंग वूलिंग आराम से यूज कर सकते हो, क्योंकि हालो कंडक्टर यूज होता है। तो ये है, इट इज ईजर टू कूल द स्टेटर देन द रोटर। ठीक है, स्टेटर को आप इजीली कूल कर सकते हो ना, क्योंकि वो स्टेशनरी पार्ट है, तो साइज क्या कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो ना। अब जो मूव कर रहा है उसमें क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है ना, तो उसको आप साइज बढ़ाओगे तो बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहला और तीसरा जो है इसका एडवांटेज है। अब देखो दूसरा वाला एडवांटेज नहीं है। देखो यहाँ पे आर्मेचर को फैब्रिकेशन कर सकते हो, नहीं भाई, आप आर्मेचर को फैब्रिकेशन में एक तो बहुत ज़्यादा कास्ट बढ़ेगा, इन्वॉल्व द डीप स्लॉट जितना ही डीप बनाओगे तो देखो डीप स्लॉट में क्या होगा ना कि यहाँ पे जो फ्लक्स इंड्यूस होगा इसकी वजह से ये बाहर जाने में यहाँ पे लेंथ बढ़ जाएगा ना, जिसकी वजह से लीकेज रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, जो हमारा लीकेज रिएक्टेंस बढ़ने की वजह से जो हमारा जनरेटेड ईएमएफ है वो आपका कम हो जाएगा ना भाई। तो इस वजह से बी वाला ऑप्शन नहीं सही है, हम इसके लिए डिजाइन नहीं करते हैं। आर्मेचर स्टेशनरी होता है, इन्वॉल्विंग द डीप स्लॉट हम लोग वहाँ पे करते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ कॉइल वहाँ पे प्लेस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका गलत है, ये हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लीकेज रिएक्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ में रिड्यूस कम हो जाएगा। तो सातवें का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो पहला और तीसरा आपका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, पहला और तीसरा यहाँ पे राइट होगा। दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है वो स्टेशनरी के कंडीशन के लिए वो दूसरा जो है वो ऑप्शन सही नहीं है, मतलब एडवांटेज नहीं है वो आपका। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया गया है 8वें वाले में, विच टाइप ऑफ अल्टरनेटर इज यूज इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तो यहाँ से देखो मैं कितना क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, कम से कम 20 क्वेश्चन बनाऊंगा यहाँ से। ठीक है, 20 से 30 क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट लेवल में आपका यहाँ से, और बहुत सारे यहाँ से पॉइंट है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, हर साल जो है यहाँ से क्वेश्चन आपका उठता है। तो यहाँ पे पूछा गया विच टाइप अल्टरनेटर यूज इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। हाइड्रो पावर स्टेशन के लिए हम यहाँ पे कौन सा किस टाइप का अल्टरनेटर हम नॉर्मली यूज करेंगे, तो साइलेंट पोल टाइप का अल्टरनेटर हम जो है यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइलेंट पोल अल्टरनेटर का पूरा चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या है। जस्ट 1 सेकेंड। साइलेंट पोल, ठीक है, तो ये कभी कभी इसको जो है साइलेंट पोल टाइप रोटर बोला जाता है, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टेड टाइप पोल बोल सकते हैं ना, या पोल ही लिख लो। ठीक है, प्रोजेक्टेड पोल। ठीक है, तो ये अभी आपका मैं इसके बारे में पूरा आपको डिटेल बताने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चन बनने वाला है साइलेंट पोल या फिर प्रोजेक्टेड पोल से, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। उसके बाद नॉन साइलेंट की भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइलेंट पोल या फिर प्रोजेक्टेड पोल की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो होता है देखो, साइलेंट पोल या फिर जो प्रोजेक्टेड पोल होता है इसका डिज़ाइन थोड़ा सा देख लो। नॉर्मली बस आपका कुछ इस तरीके का डिज़ाइन होता है। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके का डिज़ाइन होता है। अभी हमने 2 ही पोल दिखाया हुआ है। ठीक है, और बीच में जो है आपका फिगर देखो मैटर नहीं करता है, बीच में जो है आपका यहाँ पे बीच में आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग, यहाँ पे 2 कार्बन ब्रशेज और स्लिप रिंग यहाँ पे कनेक्शन। ठीक है, वो सब उतना मैटर नहीं करता है, फिगर वगैरह बना सकते हो आप इसलिए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो सबसे बड़ी बात होती है ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो आपने देख लिया कि साइलेंट जो होता है कुछ इस तरीके का आपका होता है। अब यहाँ पे जो है ये वाली जो एक्सिस होती है ना, मतलब ये वाली एक्सिस, ठीक है, ये आपका ये जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है डाया को। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो डाया होता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है आपका एक्सियल लेंथ को। तो एक्सियल लेंथ क्या होता है आपका, कम होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बनता है, इससे उसको ध्यान दीजिएगा। तो इसकी जो स्पीड होती है ना, चलो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं पहले। इसकी जो स्पीड होती है ये आपका वेरी करता है 50 आरपीएम से लेके 500 आरपीएम तक।
ठीक है। तो स्पीड का आप रेंज याद रखिएगा। कभी कभी ये मिनिमम स्पीड को पूछता है और कभी कभी इस वाले रेंज को ऑप्शन में देता है, ठीक है। क्वेश्चन उठा के देगा साइलेंट पोल या प्रोजेक्टेड पोल या फिर हाइड्रोलिक, ये सब जो है कितने स्पीड के लिए हम इसका डिज़ाइन करते हैं। तो अगर ऑप्शन में आपका 50 आरपीएम है तो आप 50 आरपीएम को ट्रिक करिएगा, अगर 500 आरपीएम है तो 500 आरपीएम को ट्रिक करिएगा, या इसके बीच का ही रेंज देगा वो, ठीक है। इससे ज़्यादा और इससे कम देगा, इससे कम तो नहीं देगा, ज़्यादा देगा तो आप ट्रिक मत करिएगा, ठीक है। ये रेंज आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो टीसीएस है या फिर जितने भी बीटेक या एमटेक स्टूडेंट है वही पेपर बनाते हैं और इसके हिसाब से वो लोग ऑप्शन सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप पढ़ा हुआ भी चीज़ गलती हो जाता है ना। तो स्पीड आपको ध्यान देना है, ठीक है। स्पीड जो होता है इसका कितना होता है आपका 50 से लेके 500 आरपीएम होता है। इसमें जो पोल यूज़ करते हैं हम लोग 12 से लेके 120 पोल यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है NS बराबर 120 F/P। तो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ पोल ही ज़्यादा कर दोगे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो इसकी सिंक्रोनस स्पीड होती है मतलब नंबर ऑफ पोल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना आप पोल बढ़ाओगे उतना उसकी सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही है, पोल काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्पीड जो होती है वो आपका कम हो जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। स्पीड कितना होता है पूछा जा सकता है, पोल कितना यूज करते हैं हम लोग ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और जीबी गुप्ता में इससे क्वेश्चन बना भी हुआ है 12 पोल को लेके, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। एक एक पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जानना, कैसे क्वेश्चन बन सकता है नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे 12 पोल को लेके कंसीडर करके आपको स्पीड ज़्यादातर निकलवाया जाता है। अभी जेबी गुप्ता में क्वेश्चन होगा आगे। तो यहाँ पे पोल हो गया आपका। अब यहाँ पे देखो डायमीटर जो होता है वो ज़्यादा होता है, कितना होता है, जो इसका डायमीटर का मतलब व्यास होता है, ठीक है। ये होता है 3 से लेके 6 मीटर होता है, 3 से लेके 6 मीटर होता है। और आपका जो एक्सियल लेंथ होता है ये आपका एक्सियल लेंथ है, और एक्सियल लेंथ जो होता है वो 0.5 से लेके 1.5 मीटर तक होता है, ठीक है। तो ये आप एक्सियल लेंथ और डायमीटर भी थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है ना, लोग को बना सकते हैं लोग क्वेश्चन, क्योंकि आज के टाइम में आप देख ही रहे हो क्या क्या बन रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो डायमीटर और एक्सियल लेंथ, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना ये आपका पूछा गया है क्वेश्चन। वेल के क्वेश्चन में आपका वेल का जो एग्जाम था इसमें पूछा गया था कि साइलेंट पोल अल्टरनेटर के लिए जो डाया और एक्सियल लेंथ का जो रेशियो होता है वो कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 15 मतलब 1.5 मीटर है और यहाँ पे कितना है आपका 6 मीटर है। तो 15 चौको कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, मतलब 4 टाइम्स होगा ना। तो यहाँ पे आपका 4 से 5 टाइम्स तक वैरी होता है, ठीक है। तो ये पूछा गया था इन दोनों के बीच का रेशियो का डिफरेंस कितना आता है, तो 5 टाइम्स 4 से लेके 5 गुना होता है। हालांकि ऑप्शन में कितना आपका था, ऑप्शन में जो था 5 टाइम्स ही था, तो आपको 5 टाइम्स जो है ध्यान देना है। तो देखिए इसी छोटे छोटे चीज़ से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। कोई नया नहीं बनता है, बस आपको सारे पॉइंट यही होता है, लेकिन बस क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें नई हैं, लेकिन होता नहीं है कुछ, ठीक है। अब ये जो अल्टरनेटर मतलब ये जो साइलेंट पोल ये यूज़ होता है ना, ये आपका लो स्पीड के लिए यूज़ करते, लो स्पीड के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो लो स्पीड का मतलब यहाँ पे ये यूज़ किया जाता है आपका वाटर के लिए, वाटर या वाटर टर्बो अल्टरनेटर के लिए यूज़ करते हैं, नहीं ठीक है, वाटर टर्बो अल्टरनेटर। तो वाटर का मतलब यहाँ पे हाइड्रोलिक पावर स्टेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर की ही बात हो रही है, ठीक है। तो ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद डीजल इंजन, डीजल के लिए भी यूज़ किया जाता है आपका, ठीक है। डीजल के लिए भी अगर पूछेगा कि डीजल पावर प्लांट के लिए हम कौन सा जो है रोटर यूज़ करेंगे, तो साइलेंट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। डीजल के लिए और वाटर के लिए दोनों के लिए हम यहाँ पे साइलेंट पोल ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और अब आगे भी यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान दो, ये आपका ये जो है ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है, वर्टिकल होता है। इसका अगर ये पूछे, क्योंकि अभी आपने जो है पिल्टन टरबाइन देखा होगा, तो उसमें यूपीपीसीएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका कंस्ट्रक्शन मतलब कैसा होता है, ठीक है, या इसका संरचना बोलते हैं, अलाइनमेंट कैसा होता है। तो इसका जो अलाइनमेंट होता है आपका ये वर्टिकल होता है, ठीक है। वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। इसका जो अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट का मतलब संरक्षण होता है या भाई, ठीक है, संरक्षण मतलब इसका जो डिज़ाइन है वो कैसा होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको उठा के क्वेश्चन पूछता है। तो इसका वर्टिकल होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें रनिंग जो ये जो है थोड़ा सा, ये जो साइलेंट पोल या फिर प्रोजेक्टेड पोल होता है, ये काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है, मतलब एक तो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा एरिया ये क्या करता है अपने मतलब घेरता है, एक तरीके से बोल सकते हो। ज़्यादा आप ये एरिया क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जगह की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह की रिक्वायरमेंट होने की वजह से, और यहाँ पे एयर गैप भी होता है, जिससे यहाँ पे रिलक्टेंस में भी पावर होता है,
ठीक है। देखो एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे अगर डीसी सप्लाई अगर आप हटा रहे हो ना, तो रिलक्टेंस में पावर होने की वजह से इसकी जो डीसी सप्लाई डिस्कनेक्ट करो ना, तो इसकी स्पीड जो है सिंक्रोनस पे ही बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे रिलक्टेंस पावर होता है ना, उसके पीछे अलग कहानी है। नॉन साइलेंट में क्या होता है, वहाँ पे रिलक्टेंस पावर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस और कोऑर्डिनेट एक्सिस रिएक्टेंस जो होता है वो इक्वल होने की वजह से वहाँ पे जो रिलक्टेंस पावर होता है वो जीरो होता है। अगर वहाँ पे क्या होता है, नॉन साइलेंट में डीसी अगर आप हटा रहे हो, ठीक है, रोटर से डीसी दे रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन साइलेंट में जो है आपकी स्पीड है वो स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे रिलक्टेंस पावर जीरो नहीं होगा। अगर आप डीसी हटा रहे हो, डिस्कनेक्ट करो, तो यहाँ पे रिलक्टेंस पावर जीरो नहीं होगा। और वही रिलक्टेंस पावर ही क्या करता है, उसे सिंक्रोनाइज कंडीशन में जो है बनाया रहता है, स्टेबल कंडीशन में। तो यहाँ पे स्पीड सिंक्रोनस से डाउन नहीं होता है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो ये देखो, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेता है हमारा, ठीक है, ये इसका स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो रनिंग साउंड होती है वो मतलब रनिंग साउंड ज़्यादा होती है, ठीक है, रनिंग साउंड क्या हो जाती है, ज़्यादा होती है। इसकी वजह से इसका यूज़ जो है मतलब फ़िलहाल तो करते ही हैं ज़्यादा, तो आज के टाइम में मोस्ट यूजेज यही है। लेकिन इसके मतलब आपका रनिंग साउंड अगर पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, रनिंग साउंड इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो साइलेंट पोल या प्रोजेक्टिव पोल से इतने सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब चलो नॉन साइलेंट की तरफ हम लोग चलते हैं, नॉन साइलेंट को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नॉन साइलेंट को देख लेते हैं। देखो एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ से ही लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि सब बीटेक एमटेक वाले ही स्टूडेंट होते हैं, कोई नया नहीं होता है आपका सब, ठीक है। नॉन साइलेंट होता है, और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाम भी कभी कभी पूछता है आपको देके कि इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, तो स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप का बोलता है आपका। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा फिगर, थोड़ा सा यहाँ पे इसका फिगर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे स्लॉट होते हैं। देखो फिगर थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा जरूरी नहीं है, ठीक है, फिगर तो कोई मतलब नहीं हो, तो आपको बुक में भी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे फिगर पे उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ भाई, जैसे बन रहा है थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। फिगर मैटर नहीं करता है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे सेमेस्टर का एग्जाम तो देना नहीं है कि फिगर काफ़ी अच्छा ही हो, ठीक है। बस आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो है कुछ इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है आपका, और यहाँ पे जो को ये नॉर्थ पोल होता है, और यहाँ पे भी मान लो एक पोल ही है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर गलत हो गया, यहाँ पे भी नॉर्थ मान लो, और यहाँ पे आप साउथ मान लो, यहाँ पे आप साउथ मान लो, ठीक है। ये जो फेस टू फेस है, यहाँ पे भी डीसी सप्लाई हम लोग देते हैं, तो फिगर मैटर नहीं करता भाई, मैंने पहले भी बोल दिया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, ये नॉन साइलेंट है। यहाँ पे जो है ये वाला जो स्लॉट है और ये जो स्लॉट है, मतलब ये स्लॉट, ठीक है। स्लॉट टू स्लॉट जो होता है ये आपका एक्सियल लेंथ को डिपेंड करता है, जो आपका ज़्यादा होता है। और पोल टू पोल, ठीक है, ये एन पोल है और ये पोल है, ठीक है। पोल टू पोल ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डाया को करेगा, ठीक है। तो डाया इसका क्या होता है, आपका कम होता है। जैसे साइलेंट वाले में क्या था, ये आपका था, ये नॉर्थ था और ये साउथ था, तो पोल टू पोल क्या था अपना, डाया ही तो था ना, तो डाया आपका ज़्यादा था वहाँ पे। यहाँ पे देखो पोल टू पोल आपका क्या है, यहाँ पे भी तो पोल टू पोल डाया ही है, लेकिन ये कम है। और ये आपका जो स्लॉट टू स्लॉट है, ये आपका एक्सियल लेंथ है। तो एक्सियल लेंथ देखो यहाँ पे हम लोग तिरछा लेते हैं, और कोई भी चीज़ देखो अगर ये सीधा है, ठीक है, और इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे तिरछा कर देते हैं ना, तो इसका लेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। इसलिए हम इस वाले स्लॉट में बोल सकते हैं नॉन साइलेंट में कि इसका जो एक्सियल लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है, और इसका जो डाया होता है वो आपका कम होता है, ठीक है। नॉन साइलेंट में, साइलेंट में तो हमने पूरा देखा है क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। अब चलो यहाँ पे नॉन साइलेंट में देख लेते हैं क्या होता है। नॉन साइलेंट में जो इसकी स्पीड से कुछ पॉइंट यहाँ पे लिख लो। नॉन साइलेंट में इसकी जो स्पीड होती है, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे जो इसकी स्पीड होती है, देखो एक एक पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। इसकी स्पीड 1000 से लेके 3000 आरपीएम तक जो है वैरी करती है, ठीक है। इसकी स्पीड 1000 से लेके 3000 आरपीएम तक वैरी करती है। इसमें जो हम पोल यूज़ करते हैं, इसमें कितना पोल होता है, 2 से लेके 6 पोल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 से लेके 6 पोल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो है इसका जो डाया है, डाया कम है, तो डाया कम होने का मतलब वही है 0.5 से लेकर 1.5 मीटर ही होता है, ठीक है। वही सेम वही चीज़ है, बस आपका इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। डाया और एक्सियल मतलब इन्वर्सली हो जाएगा आपका। जो साइलेंट का था मैग्नीट्यूड वही होगा, बस अपोजिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो एक्सियल लेंथ का मान था वो यहाँ पे डाया में हो जाएगा, और यहाँ पे जो डाया एक्सियल लेंथ है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डाया कितना होगा, 0.5 से लेके 1.5 मीटर होगा। और इसकी एक्सियल लेंथ देखो काफ़ी अच्छी होती है, लगभग 3 से लेके
6 मीटर होती है, ठीक है। तो एक्सियल लेंथ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या होती है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, या फिर ये भी बोल सकते हो NS बराबर 120 F/P से, कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोल होता है वो काफ़ी कम होने की वजह से इसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। इसका जो नंबर ऑफ पोल होता है वो 2 से लेकर 6 तक ही होता है। 2 पोल हम मेनली टर्बो अल्टरनेटर के लिए यूज़ करते हैं, जिसकी स्पीड 3000 RPM होती है, और ज़्यादातर उसका भी कई जगह यूज़ किया जाता है। तो आपका ये हुआ। और आई थिंक साहब देखो यहाँ पे डाया इतना था, एक्सियल लेंथ इतना था, इन दोनों के बीच का जो रेशियो डिफरेंस अगर पूछेगा तो 5 टाइम्स तक आपको ध्यान देना है। ये छोटे छोटे देखो, आप भी अपने तरफ से क्वेश्चन बनाना, कैसे बन सकता है नहीं बन सकता है, ठीक है। ये नेक्स्ट लेवल का मतलब मेरा यही है कि एक आपको आइडिया बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल का मतलब मेरा एक तरीके का आइडिया ही देना होता है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई करना है तो अगर देखो, क्योंकि जो भी एग्जामिनर है उसको भी पता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, मार्केट में कौन सी बुकें चल रही है ना, तो वो सब वो जो लोग हैं वो आपका यहाँ से कभी क्वेश्चन देंगे ही नहीं, ठीक है। क्योंकि फाइट उनको क्या करना है, फाइट आपको इजीली पता है 5% में फाइट है, 5% भी क्वेश्चन अगर अच्छा खासा बन जाए तो इजीली फाइट जो है होल्ड हो जाएगा। तो इसलिए नेक्स्ट लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ो, या मुझसे पढ़ो या अपने आप से, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन पढ़ो तो ऐसे ही पढ़ो। अब देखो इसका यूज़ जो है हम स्टीम टर्बो के लिए यूज़ करते हैं, और गैस के लिए मतलब गैस टर्बो अल्टरनेटर के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं स्टीम पावर प्लांट के लिए यूज़ करते हैं, गैस पावर प्लांट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी रनिंग साउंड कम होती है, ठीक है। इसकी रनिंग साउंड इसकी जो रनिंग साउंड होती है वो आपकी कम होती है, ठीक है। और ये आपका कैसा होता है भाई, ये आपका जो है क्षैतिज होता है ना, इसका जो अलाइनमेंट होता है, एक चीज़ यार रुक जो यहाँ पे बीच में ही लिख लो, कलर चेंज कर रहा हूँ मैं। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ये छोटे छोटे ही पॉइंट आपको बहुत ही नंबर कटवा देते हैं। यहाँ पे जो अलाइनमेंट होता है वो आपका क्षैतिज होता है, में ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। क्षैतिज का वही हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज, ठीक है। तो ये चीज़ है बस। इसकी रनिंग साउंड कम होती है ना, क्योंकि ये इसका स्पेस होता है वो उतना नहीं घेरता है, ठीक है। और यहाँ पे एयर गैप भी कम होता है, रिलक्टेंस और यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, तो इसका जो साइज होता है थोड़ा सा यहाँ पे कम इफेक्टिव होता है, रिलक्टेंस में कोई पावर की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। इसके वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे साउंड जो रनिंग साउंड है वो आपका कम होता है। और वहाँ पे क्या था, यहाँ वाले में यहाँ पे रिलक्टेंस पावर होता है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा एयर गैप होता है तो वहाँ पे रिलक्टेंस पावर होता है, उसकी वजह से ये जो है एरिया भी ज़्यादा रहता है इसका, तो ये मूव करता है ना, तो उसकी वजह से रनिंग साउंड यहाँ पे आपका प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है ना कि अभी इसको आप सिंक्रोनाइज करके अगर चला रहे हो और अचानक अगर DC यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दो ना, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इसकी स्पीड स्टॉप नहीं होगा, अगर आप DC फील्ड सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दो और यहाँ पे स्पीड आपकी 0 नहीं होगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये मेनली आपका रिलक्टेंस पावर की वजह से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे डायरेक्ट से इसकी रिएक्टेंस कहीं ना कहीं वेरी ज़्यादा होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस रिएक्टेंस से, जिसकी वजह से एयर गैप में जो रिएक्टेंस पावर होता है वो काफ़ी ठीक ठाक रहता है। और यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस और कोऑर्डिनेट एक्सिस रिएक्टेंस है वो आपका इक्वल होने की वजह से यहाँ पे जो रिएक्टेंस पावर होता है वो आपका 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर DC को डिस्कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड होगी वो आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड हम लोगों ने साइलेंट और नॉन साइलेंट से क्वेश्चन देख लिया क्या क्या बन सकता है, लेकिन चलो थोड़ा सा मैं आपको और भी हायर लेवल नेक्स्ट लेवल में चलता हूँ, जिसे साइलेंट और नॉन साइलेंट से और सारे जो क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं पूरा लिस्ट दे रहा हूँ, आपको लिखवा रहा हूँ, उसको आप नोट कर लो, क्योंकि मे भी क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है आपका। क्योंकि मेरा नेक्स्ट लेवल में टारगेट यही होता है कि अपनी अकॉर्डिंग जो है क्या क्या बन सकता है, क्या क्या नहीं बन सकता है, वो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको आज के टाइम में जानना, ठीक है। तो चलो अभी थोड़ा सा और हम लोग ओपन करते हैं साइलेंट और नॉन साइलेंट को थोड़ा सा। तो ये जो छोटी सी लिस्ट है इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट हम लोगों ने जो है साइलेंट का देख चुके हैं, कुछ एडवांस में हम लोग देख लेते हैं साइलेंट। और यहाँ पे जो है आपका नॉन साइलेंट, दो ही टाइप के रोटर यूज़ होते हैं ना आपके। तो यहाँ पे देखो साइलेंट का हम पहले बात करेंगे और नॉन साइलेंट का। तो साइलेंट में देखो अभी हमने एक्सियल एंड डाया, ये सब पे तो बात करना नहीं है, क्योंकि ये सब तो हो गया भाई, तो दोबारा कोई मतलब नहीं होगा। देखो यहाँ पे जो इसकी साइज होती है ना, साइलेंट वाले की जो साइज होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। साइलेंट वाले की जो साइज होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, और नॉन साइलेंट की जो साइज होगी वो थोड़ा सा आपका कम होगा, ठीक है। तो साइज कम होने की वजह से यहाँ पे जो खर्चा होगा, आई थिंक आप समझ रहे होगा, जितना ज़्यादा साइज भाई उतना ज़्यादा खर्चा भी तो आएगा ना, ये चीज़ है। सो साइज हो गया आपका। वेट की बात पूछेगा, भार किसका अधिक होता है, तो वेट जो भार होता है वो आपका सबसे ज़्यादा होगा साइलेंट वाले का अधिक होगा, और नॉन साइलेंट का जो होगा वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। और सबसे जो है स्पेस में जो इसका मतलब कितना एरिया को कवर करेगा, ठीक है, स्पेस एरिया कवर, तो ये सबसे ज़्यादा स्पेस एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा हमारा साइलेंट वाला ही कवर करेगा। और स्पेस एरिया कवर की वजह से ही हमारा रनिंग साउंड का जो इफेक्ट आता है वो आता है हमारा, ठीक है।
तो ज़्यादा स्पेस लेगा, ठीक है। एक तो ज़्यादा स्पेस भी लेगा ये, और ज़्यादा यहाँ पे एयर गैप भी होगा, इसकी वजह से रनिंग साउंड में क्या होगी, ज़्यादा आएगा यहाँ पे। तो रनिंग साउंड की प्रॉब्लम आपको कहाँ पे मिलेगी, साइलेंट वाले में आपको मिलेगी ना, क्योंकि यहाँ पे स्पेस एरिया जो कवर होता है रोटर का वो ज़्यादा होता है, और यहाँ पे क्या होता है भाई आपका कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रनिंग साउंड का मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है ना। यहाँ पे प्राइम मूवर हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करते हैं साइलेंट के लिए, यहाँ पे हम वाटर टरबाइन यूज़ करते हैं, या फिर डीजल वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं ना, जो से हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट के लिए बिजली बना सकते हैं। यहाँ पे जो होता है स्टीम या गैस यूज़ करते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट के लिए यूजली यूज़ किया जाता है। अलाइनमेंट मैंने बता दिया था, साइलेंट का जो है वर्टिकल होगा और नॉन साइलेंट का जो है हॉरिजॉन्टल होगा। सबसे ज़्यादा हम क्लीन किसको रख सकते हैं, तो क्लीननेस के मामले में सबसे ज़्यादा क्लीन हम लोग रख सकते हैं साइलेंट वाले को, इजीली आप क्लीन कर सकते हो, और इसको आप इजीली, बहुत ही कम क्लीननेस होता है, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि आप इजीली, बहुत ही इसका जो कंडक्शन होता है काफ़ी इजी होता है, आप क्लीन बहुत ही आराम से कर सकते हो। तो इसका जो स्वच्छता वाला कंडीशन है सबसे ज़्यादा होगा साइलेंट के लिए, और सबसे कम इसका होगा आपका, ठीक है। साउंड पॉल्यूशन की बात तो मैंने बताई हूँ कि सबसे ज़्यादा साउंड आपका किस में होगा, साइलेंट वाले में साउंड कम ज़्यादा होगा, और नॉन साइलेंट में आपका साउंड जो होगा वो कम होगा, ठीक है। कैपिटल कॉस्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। कैपिटल कॉस्ट, ठीक है, कैपिटल जो कॉस्ट होता है वो आपका सबसे ज़्यादा साइलेंट में आता है, और सबसे कम जो होता है वो नॉन साइलेंट में आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है, कैपिटल कॉस्ट हर चीज़ का पूछा जाता है आपका, जितने भी पावर प्लांट है उसका कैपिटल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, आई थिंक आप जानते भी होंगे, कई बार पूछा भी गया होगा। तो मैंने जो है पावर प्लांट यानी पावर सिस्टम में जो पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ पे पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि जितने भी पावर प्लांट है उसका हर एक चीज़ मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो कैपिटल कॉस्ट जो है साइलेंट का ज़्यादा होगा, नॉन साइलेंट का कम होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा, ठीक है, दो चीज़ ध्यान देना भाई, ठीक है, कैपिटल कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही कंफ्यूज करेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आपका पावर प्लांट हो, ठीक है, पावर प्लांट से तो कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो मे भी यहाँ से भी पूछा जा सकता है कैपिटल कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट थोड़ा सा कम आता है यार, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे जो है कम होता है, क्योंकि इसका जो सिस्टम वो हल्का होता है ना, इजिली आप प्राइम मूवर के थ्रू आप मूव करा के क्या कर सकते हो, हमें भी जाने इंडूज ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होता है, और इसका जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, ठीक है। स्टार्टिंग पीरियड जो होता है, मतलब अगर हम इसे स्टार्ट करना चाहें, ये कितने टाइम में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग टाइम बोल सकते हो या फिर स्टार्टिंग पीरियड बोल सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो पीरियड होता है वो काफ़ी कम होता है, मतलब बहुत जल्दी से हमारा जो साइलेंट है वो इजीली स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, बहुत जल्दी से मूव करा के इसे क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, और ये इसका जो रनिंग स्टार्टिंग पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है ना। तो देखो यहाँ से कुल मिला के कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट और स्टार्टिंग पीरियड आपको यहाँ पे ध्यान देना है, साइज, वेट और स्पेस एरिया, ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी एक्सियल एंड डाई ये सब तो सब कुछ बताता है भाई, ठीक है, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो टीसीएस है या फिर जितने भी बीटेक एमटेक बच्चे हैं वही सब जाते हैं आपके टीसीएस में, वही सिलेक्ट होकर वही पेपर बनाते हैं ना, और वो वही चीज़ बताते, मतलब पेपर में भी आज के टाइम में वही चीज़ बनाया जा रहा है जिस चीज़ पे आप ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। और बाकी अदर भी जितने भी प्लेटफॉर्म के लोग हैं वो लोग आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताते ना। तो ये था हमारा नेक्स्ट लेवल सॉल्यूशन। तो आज के ये पहला ही टॉपिक, मतलब पहला ही लेक्चर था आपका, ठीक है। पूरा लेक्चर अगर लेना होगा तो आप इजीली, मैंने बता दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, इजीली पेमेंट करना होगा, पूरा का पूरा आपका लेक्चर मिल जाएगा, वैलिडिटी लाइफ टाइम है, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप इजीली जो है 83 540 37 526 पे, ठीक है, जो है कॉल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैंने वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है, जो भी आपका डाउट होगा ना पेड कोर्स के रिगार्डिंग, कैसे वीडियो मिलेगा, क्या होगा, मतलब जो भी चीज़ें हैं ना वो पूरा का पूरा आपका, मतलब पूरा का पूरा जो है एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, 17 मिनट का वीडियो है, जिसमें आपका पूरा का पूरा डाउट जो है वो कवर किया गया, ठीक है। तो इजीली बहुत ही कम अमाउंट है आपका 1499 जो है, बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट है, इंजीनियरिंग फील्ड में आप समझ ही सकते हो। तो इजीली आपको पेमेंट करना है गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के थ्रू, किसी भी पेमेंट करके बस आपका उसका स्क्रीनशॉट और अपना नाम जो है इस पर व्हाट्सएप करना है। आप अपना पेमेंट जो है किसी से भी करा सकते हो, बस हमें जो है स्क्रीनशॉट की ही रिक्वायरमेंट होती है। पेमेंट आप करिएगा, उसका स्क्रीनशॉट हमें चाहिए, ठीक है। जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजोगे उसके बाद मैं जो है आपको एक पीडीएफ फाइल भेजूंगा, उसी में सभी वीडियो का लिंक होगा, इसलिए आप वीडियो जो है आप देख सकते हो, पूरा सॉल्यूशन कराया गया है, ठीक है। आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है जेबी गुप्ता, आप कभी भी देख सकते हो, वैलिडिटी लाइफ टाइम है। तो
तो जो भी अदर भी और आपका कोई भी डाउट होगा इस पेड कोर्स के रिगार्डिंग, तो लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है वीडियो का, वहाँ से इसलिए देख लीजिएगा। बाकी और भी कोई डाउट होगा तो आप डायरेक्ट 83 540 37 526 पे क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिलहाल रखते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।